हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज आपका एसएसटी का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 5 है जल। ये क्लास 7th की ज्योग्राफी हो रही है। क्लास 6 की कंप्लीट हो गई है। 7th में भी आपके 1-2 चैप्टर ही रह गए हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे 1-2 दिन में, क्योंकि डेली ही आपकी क्लासेस हो रही हैं। एंड उसके बाद 8th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक ज़रूर किया करिए। जो भी फीडबैक आपका है उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल आपने पढ़ा था वायु, आज पढ़ेंगे जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? तो हम सभी जानते हैं भाई, पानी को कौन नहीं जानता। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, बच्चे वर्षा के से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं बचपन में कागज़ की नाव ज़रूर बारिश में जो है तैराई होगी। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? ठीक है, अब देखा होगा कि बारिश होती है, बहुत सारे गड्ढे होते हैं और उनमें जो जल होता है वो जब धूप निकलती है तो वो जल गायब हो जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो वो जल कहाँ जाता है? वो वाष्पित होकर, सूर्य के गर्मी की वजह से वो वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और फिर जब ये जल वाष्प ठंडा होता है तो ये क्या करता है? बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, कि गड्ढे में पानी भरा, सूर्य की गर्मी आई, वो जल वाष्प बनकर आसमान में उड़ने लगा। फिर वो संघनित होकर यानी कि इकट्ठा होकर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। फिर दोबारा से बारिश होती है और वो जल ज़मीन पर आकर फिर से धरती या समुद्र पर गिर जाता है। तो इस तरह से ये जल का चक्र है, ये चलता रहता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यही हम बता रहे थे कि एक बार जल का बरसना, फिर उसका वाष्पित होकर संघनित होकर बादल बनना और फिर दोबारा उसका बरस जाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। अब देखिए, थलसाला क्या है? ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, क्या है? ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, जहाँ पर आप अपना बगीचा वगैरह बनाते हैं। ये थलशाला का चित्र है, ये देख लीजिएगा। अभी दिखाएंगे जब स्लाइड नीचे करेंगे। यहाँ देखिए, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। किसके समान है? हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। ठीक है भाई, नया जल कहाँ से आएगा? तो क्या है? जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वे सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भाई। देखिए, पृथ्वी वही है, उसी के 3 हिस्से में, जो 1/3 हिस्से में आपका जो स्थल है और जो 1/3 हिस्से में स्थल है, बाकी का जो हिस्सा है वो आपका कितना है? जो आपका बचता है वो कितना परसेंटेज उसमें आपका जल ही है। ठीक है, तो वही जो जल है उसी का चक्र चलता रहता है। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। तो जो हरियाणा के, अब भाई जल तो चलायमान है, आज कहीं है कहीं और है, दूसरे समय में कहीं और होगा, तो जल चलायमान है। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। जो अलवण जल है यानी कि जिसमें लवणता नहीं होती है, जो पीने योग्य है, ठीक है, जो आपके यूज़ के लिए है, वो क्या है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। ठीक है, वो इतना लवणीय होता है कि आप उसको पी नहीं सकते। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, तो आपका जो खाने में यूज़ होता है नमक, वो कहाँ से आता है? महासागरों से बनता है। थलशाला को देख लीजिए। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसमें उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, तो आपने ये आप अपना एक जो प्रयोग है इसको करके देख सकते हैं। ये देखिए, बादल है, फिर यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद ये संघनन होकर बादल बना, फिर वर्षा हुई, फिर से वाष्पीकरण। तो ये चक्र जो है जल चक्र का, ये चलता रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, पूरा एक चित्र बना है। ये विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों का चित्र है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ। तो ये देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है। अब यहाँ पर देखिए, कैस्पियन सागर आ गया, फिर ये काला सागर आ गया। ठीक है, तो ये सारी जो समुद्र हैं, झीलें हैं, ये हिंद महासागर आ गया। ये पृथ्वी जो इंडिया है अपना, वो देख लीजिए, ये
ठीक है। ये हिंद महासागर आ गया, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आप जानते ही हैं जब आपने इंडिया के बारे में पढ़ा था। फिर ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ गया। तो ये कौन कौन से सागर हैं, कौन सी झीलें हैं, नदियाँ हैं, वो सभी का चित्र है। PDF आपको दी जाएगी, वहाँ पर आप देखिएगा इसको, ओके। अब जल के वितरण के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4, ठीक है। भाग जो है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका इतना परसेंटेज जो है ये आपका स्थल है, और बाकी ये जो पार्ट है, ये 3/4 जो हिस्सा है ये पूरा जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत देखिए। तो यहाँ पर देखिए 100% होता ही है, हर चीज़ को 100% मानकर चलते ही हैं। तो महासागर का जल देखिए सबसे अधिक है 97.3, और ये कैसा जल है? लवणीय है, जो यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका बर्फ छत्रक, अब देखिए बर्फ़ जो है वो कितनी है? 2.0। भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है, जो आप हैंडपम्प के द्वारा, कुएं के द्वारा यूज़ करते हैं, वो 0.68 है। झीलों का अलवण जल है 0.09 है। नमकीन झीलें जो है, जो यूज़ में नहीं है, वो 0.009 है। वायुमंडल में जो जल है वो 0.0019 है, और नदियाँ हमारी कितनी हैं? 0.0001, ठीक है। तो यानी कि आपका जो यूज़ के लिए जो जल होता है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। आप 2 पॉइंट समझ लीजिए समथिंग, क्योंकि महासागर वाला जल 97.3 है। फिर उसके बाद बर्फ़ आता है, भूमिगत जल आता है, वायुमंडल का जल आता है, नमकीन झीलें, समुद्री झीलें। तो इस तरह से आपका यूज़ वाला जो जल है वो बहुत ही कम है, ओके। लवणता देख लीजिए, 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। कितनी है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। ये महासागर के जल का जो है आप परसेंटेज याद रखिएगा। यहाँ देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है, ठीक है। प्लव मतलब कि वो उस पर तैर सकते हैं, चाहे मतलब जो महासागर है, मृत सागर है, उसमें इंसान डूबता नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मृत सागर कहाँ पाया जाता है? इजराइल में। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये क्रियाकलाप इन्होंने दिया है कि क्या क्रियाकलाप है, वो देख लेते हैं। कि 2 लीटर जल में मान लें कि ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। 2 लीटर जल आप लीजिए, और ये मान लीजिए कि जो पृथ्वी पर जल है उसकी संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। जब ये जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ये लवणीय जल नमक युक्त होता है, ठीक है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है, आप इसे देखें। देखिए जैसे कि ये बर्फ छत्रक हो गया, ये 2 चम्मच भौम जल हो गया, इस तरह से इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब देखिए जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पानी जो है वो बहता रहता है गाँव में और शहरों में, तो उसका जो इस तरह से बर्बाद करना आगे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा देखिए, द वाटर यू ड्रिंक, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, ठीक है। जो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो सूख रही हैं। गंगा अमॉन्ग 10 डाइंग रिवर्स, गंगा की जो और नदियां हैं वो भी सूख रही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति भी आ सकती है। अब आप गर्मी को ही देख लीजिए कि पेड़ इतने ज़्यादा काटे जाते हैं जिसकी वजह से गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह एक दिन स्थिति आपके जल की भी आने वाली है, ओके। महासागरीय परिसंचरण देखते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नमक, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी वायु से लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता, ठीक है। महासागर का जल है वो हमेशा गतिमान रहता है। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, ठीक है। तो ये 3 तरह इन्होंने वर्गीकृत किया है महासागर के जल को। उसमें क्या होता है, तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा आते हैं और धाराएं होती हैं, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। ये जो तारीख है इसको याद रखना आप सभी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर का चित्र है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तरंगे क्या होती हैं।
समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ठीक है, कि महासागर है, उस पर जल बार बार उठ रहा है फिर गिर रहा है, तो ये क्या होता है, ये तरंगे कहलाते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है तरंगे कब उत्पन्न होती हैं, तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो क्या होता है, तरंगे तूफान में बदल जाती हैं। अब देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार तथा जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप समझिए 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर कोई हवा चलेगी तो उसकी तरंगे जो है वो समुद्र की जो चलेंगी तो वो कितना ज़्यादा क्षेत्र कवर कर लेंगी बर्बादी के लिए। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, अब देखिए, सुनामी जो है जापान भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब जहाँ पर पोतों को ठहराया जाता है, बंदरगाह समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर जाना। अब देखिए, सुनामी पृथ्वी का तांडव, ये देख लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि 2004 में जो सुनामी तरंगे हैं वो कौन से महासागर में आईं, तो वो कहाँ आई हैं, हिंद महासागर में। ठीक है, ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के बीच में के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल की अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। ठीक है, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी तरंगें आई थी वो हिंद महासागर में आई थी। इसकी गति कितनी है, 800 किलोमीटर है। और ये क्यों आई थी, क्योंकि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। ठीक है, इसकी तुलना व्यावसायिक वायुसेना की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब यहाँ से ये भी प्रश्न बन जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में कौन सा जो बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ओके, याद रखिएगा। में स्थित पूरी तरह से डूब गया। ये सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र के तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर तक कम हो गई। ठीक है, मतलब 700-900 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो तरंगे बढ़ रही थीं वो कितनी हो गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। ठीक है, तो सुनामी से 2004 में कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। अब 3 घंटे पहले अगर कोई संकेत मिलता है कि हाँ भाई आपके घर में कुछ होने वाला है तो आप उसको रोक सकते हैं, बट एक पूरे राज्य में अगर इतना बड़ा सुनामी या कोई भी भूकंप या कोई भी आपदा आने वाली है तो उसको 3 घंटे पहले रोकना बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में सुविधा नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि प्रशांत महासागर में तो ये सुविधा दी गई है कि आपको ये चेतावनियाँ मिल जाती हैं, आप तुरंत उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन हिंद महासागर में ऐसा नहीं था। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि ये भूकंपी क्रिया यहाँ पर जो भूकंपी क्रिया है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से लोगों ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि हिंद महासागर में इतनी बड़ी सुनामी आ सकती है। ठीक है, ये सुनामी के कुछ चित्र हैं वो देख लीजिए। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश,
दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वे पिछले कई सौ वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ी आपदा थी। हिंद महासागर के निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सुनामी आती ही नहीं थी, तो इतना ज़्यादा जो सुविधाएं थी वो प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेज़ी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। तो ये एक कारण है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जल में कमी आती है, फिर अचानक से बहुत ही विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, आजकल तो वैसे भी मोबाइल और रील्स का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं, कोई आपदा आती तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपनी जान बचाएं, वो सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पर अपनी रील बना लें, अपना जो वीडियो है वो बना लें। ठीक है, भले ही बाद में उनकी जान चली जाए, उसकी परवाह उनको नहीं होती है। तो मोबाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान है। ठीक है, उसको पहले बचाइए। अब बात करते हैं ज्वार भाटा की। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार का मतलब उठना और भाटा का मतलब क्या है, गिरना। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार क्या है कि जब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपनी निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ज्वार और भाटा का मतलब। अब देखिए सूर्य एवं चंद्रमा की भी इसमें गति का कुछ लेना देना होता है, वो यहाँ देख लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटे ऐसे ही नहीं आते, वो क्यों आते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उस उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये चंद्रमा और सूर्य की जो गति है, जो उनकी स्थिति है, उसको याद रखिएगा कि कब उच्च ज्वार आता है और कब लघु ज्वार आता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी, ये चंद्रमा, और जब सूर्य के सामने पृथ्वी है और चंद्रमा ऊपर है तो लघु ज्वार आएगा, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा है तो बृहत ज्वार भाटा आएगा। अब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मतलब एक सीध में होंगे तो आपका बृहत ज्वार भाटा आता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होता है वो नौ संचालन यानी कि नाव चलाने के में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो मछलियां हैं वो भी ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे के होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि तरंगे हैं, ज्वार भाटा, इन सभी के बारे में पढ़ा। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जो निश्चित दिशा में महासागर में चलती रहती हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की स्थिति है वो कैसी होती है, एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो ये जो दिशा है उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है, तो ये दिशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो इस यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जो लैब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं वो किस प्रकार की धाराएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ठीक है, तो आप गा से गर्म ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वे स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब वहाँ पर मछली पालन बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है। ठीक है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए ये एक चित्र है महासागरीय धाराओं की। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश पर,
फिर यहाँ पर किस तरह से धाराएं चल रही हैं वो चित्र आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शीत धाराएं जो आपकी ब्लैक एरो है वो शीत धाराएं हैं, और जो रेड एरो है वो आपकी कोष्ण धारा है, ठीक है, यानी कि उष्ण धारा। जो गर्म धाराएं हैं वो रेड वाली हैं, और जो ब्लैक वाली हैं वो शीत धाराएं यानी कि ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनको ज़रूर करिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे मैचिंग यहाँ पर दी है तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ज्वार भाटा क्या होती है, महासागरीय धाराएँ जो निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएँ हैं, ठीक है। यही तो है। सुनामी क्या है, ये आपकी जो जल से अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं वो विशालतम झील, कैप्सियन सागर क्या है, विशालतम झील है, ठीक है। ज्वार भाटा क्या है, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव है। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ मैच हो गया। तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। मैचिंग है, टिक ऑप्शन है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बने रहिए ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।